गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मनोज चोटिया। वेलकम टू यू अवर न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे वनस्पति जगत, अपना तीसरा अध्याय वनस्पति जगत के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों जगत जो है पादप जगत जो अपन पढ़ रहे थे विटेकर का चौथा जगत है। पहला जगत था अपना मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया था सबसे पहले शैवाल, शैवाल के बाद में ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा, और आज अपना टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन समस्त पादपों को क्रिप्टोगेमस कहते हैं, ठीक है। और क्रिप्टोगेमस इसलिए कहते हैं कि उनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो इस प्रकार के पादप हैं जिनमें पुष्प का निर्माण होता है। और एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा का मतलब है पादप, एम्ब्रियो का मतलब है भ्रूण, यानी इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। ये इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंतर्गत क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, या यूं कहते हैं कि लैंगिक जो संरचना है या लैंगिक अंग है, पुष्प का निर्माण इनके अंतर्गत होता है। अब देखिए जिम्नोस्पर्म, अगर हम बात करें जिम्नो की और स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का अर्थ होता है सीड और जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड, अर्थात इनमें जो बीज बनते हैं वो बीज नग्न होते हैं, इसलिए इन पादपों को नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा बीज किसके द्वारा ढके हुए रहते हैं? आमतौर पर जब हम फल खाते हैं तो फल के अंदर बीज निकलते हैं, ठीक है। तो बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है किसका? फल का, अर्थात किसमें? एंजियोस्पर्म में। अर्थात क्या हुआ कि जिम्नोस्पर्म में या तो फल पाए नहीं जाएंगे और पाए जाएंगे तो बीज उनके बाहर लगे हुए रहेंगे, अर्थात बीज जो है वो नग्न रहते हैं, इसलिए इनको नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादप भी कहते हैं। अनावृत बीजी का मतलब बीजों के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखिए इनके मुख्य लक्षण। तो पहला लक्षण, सबसे पहली बात, इनकी जो प्रावस्था है वो प्रावस्था किस प्रकार की है? तो इनकी मुख्य प्रावस्था जो है वो बीजाणुद्भिद प्रकार की है, अर्थात द्विगुणित अवस्था में ये पादप पाए जाते हैं। बीजाणुद्भिद का मतलब आपको बताया हुआ है, पादपों के अंतर्गत बीजाणुद्भिद का मतलब होता है द्विगुणित, ठीक है। जंतुओं के अंतर्गत अपन सीधा सीधा शब्द काम में ले लेते हैं द्विगुणित, जबकि पादपों के अंदर शब्द काम में लेते हैं बीजाणुद्भिद। उसके पश्चात इनका शरीर जो है पूर्णतः जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है, अर्थात जड़, तना और पत्ती तीनों संरचनाएं इनके अंतर्गत पाई जाती है। अब अगर अपन जड़ों की बात करें, ठीक है, तो आवृत बीजी पादपों के अंदर अपन देखेंगे जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला मूल और एक अपस्थानिक मूल। मूसला मूल का मतलब एक जड़ निकलती है और उस जड़ की क्या होती है? शाखा होती है, प्राथमिक शाखा। प्राथमिक शाखा से जो निकलती है वो द्वितीयक शाखा, द्वितीयक शाखा से जो निकलती है तृतीयक शाखा। इस प्रकार की मूल को कहते हैं मूसला मूल। जबकि सारी शाखाएं एक ही स्थान से निकल जाती है तो उसको कहते हैं अपस्थानिक मूल। तो सबसे पहली बात, इनके अंदर मूसला मूल पाई जाती है। दूसरी बात, ये एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनमें प्रवाल मूल पाई जाती है, कोरेलॉइड रूट। प्रवाल मूल किसे कहते हैं? जब बैक्टीरिया या जीवाणु जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं तो इस प्रकार की मूल को क्या कहते हैं? प्रवाल मूल। उदाहरण साइकस, ठीक है। तो प्रवाल मूल हो गया। उसके बाद में इनमें किसमें? जिम्नोस्पर्म पादपों में कवक मूल भी पाई जाती है। तो कवक मूल क्या होता है? जिस प्रकार प्रवाल मूल में जीवाणु सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं जड़ों के साथ, उसी प्रकार नाम से स्पष्ट है कवक और मूल। मूल का मतलब जड़ और कवक का मतलब कवक, ठीक है। जो क्या है अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं, परपोषी प्रकार के पादप है जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। जब कवक जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं
तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं? कवक मूल कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें पर्ण की, तो पर्ण आप लोगों को पता है 2 प्रकार की होती है। अगर हम देखें पीपल की पर्ण, ठीक है, ये पीपल की पर्ण है, इसमें ये बीच में मध्य सिरा, ये पार्श्व सिरा है, और ये वाला जो भाग है वो कहलाता है पर्ण फलक। जब पर्ण फलक कटा फटा न हो, ठीक है, या कटा फटा हो और कटाव जो है वो मध्य सिरा तक न पहुंचे, इस प्रकार की पर्ण को कहते हैं सरल पर्ण। और जब कटाव इस प्रकार से, मान लीजिए ये कटाव हो गया और ये कटाव कहां तक पहुंच गया? मध्य सिरा तक पहुंच गया, तो इस प्रकार की पर्ण को कहते हैं संयुक्त पर्ण। तो जिम्नोस्पर्मी पादपों में संयुक्त प्रकार की पर्ण पाई जाती है। एक आप लोगों ने पादप देखा होगा, अपने यहाँ सामान्यतः जो पाया जाता है फ्रांस का पादप, उसमें इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। अर्थात इनमें जिम्नोस्पर्म की अगर अपन बात करें तो उनमें सरल भी पर्ण होती है, संयुक्त भी पर्ण होती है और सुई के आकार की पर्ण भी होती है। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। इनमें शंक्वाकार पौधे पाए जाते हैं, पत्तियां सुई की तरह होती है और इनके ऊपर, पत्तियों के ऊपर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, क्योंकि अधिक तापमान में सहन रहने के कारण क्यूटिकल क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने का कार्य करती है। इसके पश्चात तना सुविकसित होता है, ठीक है, और जिस प्रकार से हमने टेरिडोफाइटा के अंतर्गत देखा था कि इनके अंदर जो संवहन उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसमें? आवृत बीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों में वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल यानी फ्लोएम में सहकोशिका और जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं जनन की। तो जनन की क्रिया के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म में भी 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। और ये बीजाणु जो है वो क्रमशः लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंतर्गत बनते हैं। और लघु बीजाणुधानी के अंदर अर्धसूत्री या यूं कहें न्यूनीकृत, ठीक है, न्यूनीकृत का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। तो हमने कहा इनकी मुख्य प्रावस्था क्या है? 2n है। तो 2n से क्या बनेगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, न्यूनीकृत विभाजन के द्वारा n प्रावस्था का निर्माण होगा और फिर उसके पश्चात परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया होगी और गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु आपस में संयुक्त होंगे और संयुक्त होकर वापस क्या हो जाएगा? 2n प्रावस्था का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनमें लैंगिक जनन सुस्पष्ट होता है। दूसरा, भ्रूणपोष का जो निर्माण है वो इनमें निषेचन से पहले ही हो जाता है। बहुभ्रूणता एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिम्नोस्पर्मों का, बहुभ्रूणता, अर्थात इनमें 1 से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं। और इनकी जो बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, इनको क्रमशः मादा शंकु और नर शंकु भी कहते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो इनमें सबसे बड़े आकार का बीजांड पाया जाता है। और अगर आर्थिक महत्व की अगर अपन बात करें किसकी? जिम्नोस्पर्म की, तो आप लोगों को पता है सबसे पहली बात तो जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। दूसरा, इनको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पादपों के रूप में इनका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। एक पादप है सागो, जिससे चिलगोजा प्राप्त होता है, ठीक है, उसको खाने के काम में लेते हैं। विभिन्न प्रकार की लकड़ी, जो इमारती लकड़ी भी इन पादपों से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के रेजिन, टेनिन, ऑयल, गोंद वगैरह भी इनसे प्राप्त होते हैं। और इनकी जो पत्तियां हैं वो भी चारे के रूप में काम में आती है जंतुओं के लिए। और कनाडा बालसम नामक जो फिक्सिंग एजेंट है, स्थायी स्लाइड जब बनाते हैं तब उसमें कनाडा बालसम का उपयोग किया जाता है, तो वो एबीज नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। तो ये अपने जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षण हो गए। उदाहरण अगर देखें, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पहले ये सिलेबस में 12th में था,
तो आया था कि राजस्थान में बहुतायता से कौन सा जिम्नोस्पर्म पाया जाता है, तो उसका आंसर है अपना इफेड्रा। इफेड्रा नामक जो पादप है वो जिम्नोस्पर्म है, वो राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद में अपना इस अध्याय का अंतिम टॉपिक बचता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो का अर्थ होता है एंजियोस्पर्म। स्पर्म की अभी अपन ने बात की थी। स्पर्म का मतलब है सीड, सीड का मतलब है बीज, एंजियो का मतलब है कवर्ड, ठीक है। अर्थात इनके बीज जो है वो कवर्ड होते हैं, यानी ढके हुए रहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि बीज किसके द्वारा ढके हुए रहते हैं, फल के द्वारा ढके हुए रहते हैं, फलों के अंदर बीज रहते हैं। अर्थात एंजियोस्पर्म पादप किसे कहते हैं, वे पादप जिनमें बीज किसी आवरण के द्वारा ढके हुए रहते हैं, इसलिए इनको आवृत बीजी पादप भी कहते हैं। इनके अगर अपन सामान्य लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला ये भी किसमें आता है, एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। पादप जो है जड़, तना, पत्ती में विभक्त होता है। पत्ती जड़ की अगर बात करें तो मूसला मूल, अपस्थानिक मूल दोनों प्रकार की मूलें पाई जाती है। जड़ में मूसला मूल और अपस्थानिक मूल दोनों पाई जाती है। तने भी इनके विभिन्न प्रकार के होते हैं, शाख, शूप, वृक्ष, झाड़ी, सभी प्रकार के तने इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। पत्तियां भी इनकी सरल, संयुक्त के अंदर हस्ताकार, पिच्छाकार, सभी प्रकार की पर्णें इनके अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में इनका महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो क्या है कि इनके अंदर लैंगिक संरचना, पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प के अंदर लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक याद रखना आपको, नर युग्मक परागकण, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। मादा युग्मक याद रखना है नाम, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना, ये भी याद रखना है। पीएमटी की परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भ्रूणकोश जो है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है, जिनमें से द्वितीय, मैं आपको भ्रूणकोश का चित्र बना के बता देता हूं। ये भ्रूणकोश का डायग्राम है। इसमें यहाँ ये 2 सहायक कोशिकाएं और ये 1 अंड कोशिका, और मध्य के अंदर 2 केंद्र को युक्त 1 ध्रुवीय कोशिका, और ऊपर की तरफ ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो निषेचन के पश्चात ये भ्रूण ध्रुवीय कोशिकाएं जो है वो भ्रूणपोष का निर्माण करती है, और अंड कोशिका जो है वो क्या करती है, वो युग्मनज का निर्माण करती है। तो ये आवृत बीजी पादपों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ध्यान में रखना कि यहाँ निषेचन की क्रिया जो है वो 2 बार होगी। एक ये वास्तविक निषेचन अंड कोशिका और नर केंद्र का, और दूसरा ध्रुवीय कोशिका और नर केंद्र का। तो ये आवृत बीजी पादपों की ही यूनिक विशेषता होती है कि इनमें निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, और यहाँ एक केंद्र कोर आएगा तो 3 केंद्रकों का आपस में क्या होगा, संलयन होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन, यानी आवृत बीजी पादपों के अंदर द्विनिषेचन व त्रिसंलयन की क्रिया होती है। ये एक इनकी यूनिक विशेषता है आवृत बीजी पादपों की। इसके अलावा इनमें परागण की क्रिया होती है, और जितने भी आप अपने आसपास जो पादप देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, आवृत बीजी पादप हैं, जिनका हम आगे के अध्यायों में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, या जितना भी अध्ययन अपनी पुस्तक में दिया हुआ है वो आवृत बीजी पादपों के बारे में ही है। अब अपना इस अध्याय का अंतिम टॉपिक बचता है पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण या पादप जीवन चक्र। देखिए पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, इन शॉर्ट मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण। हमने जो बात की थी प्रारंभ में पादप जगत के अंतर्गत अपन ने पढ़ा शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखिए हमने जो पहला लक्षण सभी पादपों का पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इनकी मुख्य जो प्रावस्था है वो कोई भी हो सकती है। कोई भी का मतलब युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद,
या तो क्या होगी इनकी मुख्य प्रावस्था युग्मकोद्भिद होगी या बीजाणुद्भिद होगी। और बीजाणुद्भिद का मतलब इनकी मुख्य प्रावस्था क्या है 2n और युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है इनकी मुख्य प्रावस्था n। ठीक है, अब पीडी एकांतरण किसे कहते हैं? युग्मकोद, दोनों में बता रहा हूं आपको, अगर युग्मकोद्भिद पादप है, ठीक है, तो युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था से पुनः जो इनकी मूल प्रावस्था है युग्मकोद्भिद अवस्था का एकांतर क्रम में पाया जाना पीडी एकांतरण कहलाता है। या अगर अपन बात करें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो इनके अंतर्गत क्या होता है? इनकी मुख्य प्रावस्था बीजाणुद्भिद होती है। तो जैसा कि मैंने बताया लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का मतलब होता है वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी, गुणसूत्रों की संख्या रहेगी आधी। तो 2n से क्या बन गया? n प्रावस्था का निर्माण हो गया और इनमें पुनः निषेचन के द्वारा क्या होगा? वापस ये अपनी मूल अवस्था बीजाणुद्भिद को प्राप्त कर लेंगे, यानी 2n अवस्था। तो क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मकोद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था से पुनः बीजाणुद्भिद अवस्था का निर्माण होना क्या कहलाता है? पीडी एकांतरण कहलाता है। तो पीडी एकांतरण को अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अगुणितकी, तीसरा है द्विगुणितकी। ये दोनों आपको समझ में आ गए, पहला और तीसरा, ठीक है। यानी जिन पादपों की मुख्य प्रावस्था क्या है? अगुणित है या युग्मकोद्भिद है। तो युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था से वापस युग्मकोद्भिद अवस्था, इस प्रकार का पीडी एकांतरण क्या कहलाता है? अगुणितकी। उदाहरण दे सकते हैं अपन, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है। द्विगुणितकी उदाहरण दे सकते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी इनकी मुख्य प्रावस्था क्या है? बीजाणुद्भिद है और बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद से पुनः बीजाणुद्भिद अवस्था का निर्माण होना क्या कहलाता है? द्विगुणितकी। अब दूसरा जो है अपना, उसको आप अगुणितकी या द्विगुणितकी कह दो, या द्विगुणितकी अगुणितकी कह दो। पहले ये शब्द दे दो, चाहे पहले ये शब्द दे दो, अगुणितकी द्विगुणितकी, यानी इनमें दोनों प्रावस्थाएं जो है अगुणित और द्विगुणित, यानी युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद समान समय के लिए पाई जाती है। तो इसका आपको उदाहरण भी याद रखना है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जब अपन ने पढ़ा था तब भी आपको बताया था कि इनका जो बीजाणुद्भिद है वो क्या होता है? युग्मकोद्भिद के ऊपर आश्रित होता है। इनका जो युग्मकोद्भिद होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बीजाणुद्भिद जिसकी अपन ने बात की थी, फुट, सीटा और कैप्सूल में विभक्त होता है, उसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता और वो युग्मकोद्भिद के ऊपर आश्रित रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों समान समय तक रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अगुणितकी द्विगुणितकी। उदाहरण क्या हो जाएगा अपना? ब्रायोफाइटा। इसके अलावा कुछ अपवाद भी अपने पास मौजूद है, जैसे शैवालों में क्या होता है? अगुणितकी पैटर्न होता है, ठीक है, लेकिन उनमें से भी एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प, इनके अंतर्गत क्या होता है? अगुणितकी द्विगुणितकी पीडी एकांतरण पाया जाता है। और फाइकस नामक एक शैवाल ऐसा होता है जिसमें द्विगुणितकी पीडी एकांतरण पाया जाता है। इस प्रकार से ये अपना अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे जंतु जगत। धन्यवाद।